हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि अगेन हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो पहले मंथ की हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट को कवर कर रहे थे, तो अगस्त मंथ तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपनी साइंस एंड टेक, क्योंकि काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। तो साइंस एंड टेक आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम है। तो नोबेल प्राइज़ आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूंगी कि केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स में किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जान के जाइएगा, क्योंकि इस बार की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो ये क्वेश्चंस में आपकी पूछी जा सकती है। तो आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है जीनोम सीक्वेंसिंग। कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, बट यहाँ पे आपको और भी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि क्यों न्यूज़ में है जीनोम सीक्वेंसिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोबेल प्राइज़ देखेंगे केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारी लेसन देख सकते हो। हर एक मंथ की अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक मंथ की, यानी कि विज़न है इसकी जो करंट अफेयर्स की डिस्कशन है उसके बारे में। आज की मीन्स आंसर राइटिंग के यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। आपको बताना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत राज इन चेंजिंग द ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। तो ये पंचायती राज को जब से इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे यहाँ, तब से आपको बताना है कि क्या रोल रहा है, जिससे कि जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था रूरल इंडिया में, वो आज की डेट में आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। तो कुछ इसके बारे में आप लोग को जाके पढ़ना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, और डिटेल में आपको बताना है इसके बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। और फर्दर आप लोग हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें इस पर मेल कीजिए। ज्वाइन करने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे अपने आंसर शीट को भेज सकते हो, और हमारे द्वारा यहाँ पे एवेल्यूएट करके आपको बताया जाएगा कि आपके कैसे आंसर है, आपको कितना यहाँ पे मार्क्स दिया जा रहा है, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें बताई जाती है, गाइडेंस दी जाती है एक प्रॉपर तरीके से। आपके आंसर राइटिंग को यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। तो चलिए, अगर आप लोग को जुड़ना है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप लोग को भी जुड़ना है तो यहाँ पे इसमें मेल कीजिएगा। फर्दर आपकी जो भी क्वेरीज है इस इनिशिएटिव को लेकर आपको यहीं पे बता दी जाएगी। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट लेसन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसके आंसर मैं बता देती हूँ। पहले है कि व्हाट इज़ बायो पेस्टिसाइड्स। सेकेंड है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में 70% ग्लोबल की एंथ्रोपोजेनिक कौन सी गैस यहाँ पे कंट्रीब्यूट होती है, तो ये बताना है। कौन से लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लगून है एशिया का, और इंडिया का ओल्डेस्ट ये रामसर साइट भी है, तो सबको इसके बारे में जानते ही होंगे, चिल्का लेक है। संवेदना एक्सरसाइज ये किस दो कंट्री के बीच में होता है, तो ये भी आपको बताना है। संवेदना एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये श्रीलंका के बीच, श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बायोपेस्टिसाइड्स की बात करूं तो बायोपेस्टिसाइड्स यानी कि जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे आप लोग घर पे भी कोई भी पौधे लगाते हो, तो उसमें कभी कभी आप देखोगे कि कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिससे आपके पौधे के पत्ते खा जाते हैं, या फिर जो फल फ्रूट्स है वो खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स आता है। समटाइम्स क्या होता है कि उस पेस्टिसाइड्स में इतने ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है कि या तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि एक आपका एक एक्यूरेट अमाउंट होना चाहिए ना, या फिर लमसम अमाउंट होना चाहिए। एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ में एक्सेस इंक्लूड करोगे तो वो तो बर्बाद ही होगा, अच्छे तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। काफ़ी बार ये देखा जाता था कि पेस्टिसाइड्स के छिड़काव करने से खेतों में किसानों की जान चले जाती थी, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेज होते हैं उसको वो इनहेल कर लेते थे। तो इसलिए अब यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड्स लाया गया है। बायो पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, नेमाटोड्स, ये सारे होंगे। और इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे अब किसी की जान भी नहीं जाएगी, ये हार्मफुल भी नहीं होंगे, जिसको कि आपको इनहेल करने से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में अगर हम लोग देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशंस है, जो कि 70% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। चिल्का लेक है, जो कि यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया का, और इंडिया का ओल्डेस्ट रामसर साइट भी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप लोग को पता चल गया। अब आइए हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में क्यों है। देखिए, ये टॉपिक ऐसी है ना जीनोम सीक्वेंसिंग की, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अच्छा है कि आप लोग के लिए कि एक बार में इससे समझ जाइए, जिससे कि आप लोग देखोगे कि अभी रिपीटेडली जो है 2-3 साल तक, यानी कि कई साल तक इससे पीछा छूटने वाला है नहीं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी में तो वैसे ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इस बार न्यूज़ में क्यों है। इंडीजेन प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम किसका है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है। इनके द्वारा यहाँ पे 6 मंथ में इसको कंप्लीट किया गया है, और रिसेंटली इसकी जो भी रिजल्ट है उसको पब्लिश किया गया है। तो इंडीजेन प्रोग्राम के द्वारा क्या क्या बताया गया है उसको समझते हैं। इंडीजेन प्रोग्राम का एम क्या था,
एम था कि यहाँ पे जो होल जीनोम सिक्वेंसिंग है ना उसको समझना है, यानी कि 1000 इंडियन इंडिविजुअल का जो यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग है उसको समझना है, और जो डाइवर्स इथनिक ग्रुप है हमारे इंडिया में उससे हम लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा। यानी कि आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में कितने ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं, कितने ज़्यादा जो है अपने अपने कल्चर के लोग रहते हैं, कितने ज़्यादा अपने लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो एक डाइवर्स आपको देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में। तो इतने तरीके के लोग हैं, तो उन सब का जो है यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात की जा रही थी। इंडिजिन प्रोग्राम यही था कि इंडिया का जनरेशंस, और यहाँ पे क्या था कि इंडिया का जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था 1000 इंडियन इंडिविजुअल का। तो 1000 इंडियन इंडिविजुअल को हर एक एरिया से, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हमारा भारत बहुत ही बड़ा है, इसमें आप लोग देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से जो है ना एक एक लोग को यहाँ पे 1000 इंडियन इंडिविजुअल को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके उनका यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, और उससे अंडरस्टैंड किया गया उनकी कुछ बातें। ये जो फंड किया जा रहा था, यानी कि इस प्रोग्राम को पैसे कौन दे रहे थे, तो CSIR इंडिया के द्वारा। ठीक है, CSIR आप लोगों को पता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, बहुत ही लार्जेस्ट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का। लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक डेटा सेट क्रिएट करना है, और इसमें जेनेटिक जो एपिडेमोलॉजी है ना, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज़ के कैरियर का, उसको यहाँ पे समझना है। क्योंकि आप लोग देखो कि ये जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं ना, इसी के कारण हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो लोगों की जान जाती है वो तो एक जेनेटिक डिजीज़ के कारण जाती है, और जो हमारे यहाँ जो डिजीज़ का बर्डन भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ से हमारे इंडिया के लोग जूझते हैं, उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम जो डिजीज़ होती है वो जेनेटिक डिजीज़ होती है। अब जेनेटिक डिजीज़ किसको कहते हैं, तो जो डिजीज़ आपके पेरेंट्स को है, कल को चलकर आपको भी वो डिजीज़ होने की संभावनाएं हैं, या फिर आपको होगी ही होगी। ये कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती है। जैसे सबसे कॉमन आप लोग देखोगे कि इसका होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप लोग मैक्सिमम के घर में कोई ना कोई आपके मम्मी या पापा, या फिर उससे आप लोग पहले देखोगे दादा दादी, या फिर मम्मी की तरफ से देखोगे नाना नानी, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो वो आप लोग के पेरेंट्स में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद उससे जो है आप लोग कितने भाई बहन हो ये डिपेंड करता है, और उसमें से किसी को अगर वो जीन चला गया डायबिटीज़ वाला, तो वो आप लोग को भी होगा। चाहे आप मीठा खाओ या ना खाओ ये डिपेंड नहीं करता, एक टाइम के बाद आपको जो है डायबिटीज़ होगा, अगर आपके फादर या मदर को है तो। ठीक है, यही तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरी आप लोग देख लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी एक जेनेटिक डिजीज़ ही है, अगर आपके फादर को है, ये मैक्सिमम नहीं कहा जाता है, लेकिन हाँ 50-50% चांसेस होती है कि ब्लड प्रेशर भी आप देखोगे कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होता है। और वैसे बहुत सारे डिजीज़ है जो कि आपका जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होता है। तो इससे आप लोग देखते हो ना कि आप लोग ये समझो कि आप लोग जो है कुछ भी नहीं किए, लेकिन एक गॉड गिफ्टेड आपको जो है बीमारी फ्री में मिल रहा है। तो इस चीज़ को अब क्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो चुका है, तो क्या हम लोग इस चीज़ को नहीं कट कर सकते। और मेनली आप लोग समझो कि जेनेटिक डिजीज़ एक ऐसा खतरनाक डिजीज़ है कि जिसका अब तक कोई इलाज भी नहीं है। मीन्स डायबिटीज़ का आप देखोगे कि ट्रीटमेंट तो है, बट इसका क्योर तो है नहीं। यानी कि जबकि जिसको डायबिटीज़ जिस एज में भी हो गया, आज की डेट में तो बचपन से ही हो जा रहा है, या फिर कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम्स में ही आपको देखने को मिलेगा। पहले के टाइम में तो हमारे दादा दादी नाना नानी को, पापा मम्मी को कब होता था, 50 एज या 40 एज तक। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि 20 एज में भी बच्चों को डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। तो अब समझिए कि अगर ये बच्चा जो है आगे चल के 80 से 90 साल अगर जिएगा, तब तक इसको डायबिटीज़ की जो है मेडिसिन खानी होगी। और हाँ, थायराइड भी है। ठीक है, थायराइड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि ये थायराइड वाली डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा होती है। अगर आप लोग की मम्मी को है तो आप लोग को भी चांसेस है कि आप लोग को थायराइड हो सकता है। बट थायराइड भी दो होता है, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है शायद, एक फूलने वाला, एक पचकने वाला। तो ये भी आपका जो है जेनेटिक डिजीज़ होता है, लेकिन ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे पास ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ये आप देख सकते हो। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 20 साल में अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया, तो आप समझ सकते हो कि अगर वो 80-90 साल जीने वाला है, तो 80-90 साल तक उसको डायबिटीज़ की जो है मेडिसिन खानी होगी। इसका कोई परमानेंट क्योर है ही नहीं। इसका बस यही है कि आप डेली यहाँ पे दवा खाते रहो। वही चीज़ आपको थायराइड में भी देखने को मिलेगा कि डेली आपको दवा खाना है जब तक आप मर नहीं जाते। तो क्या ये एक अच्छा आप लोग को लगता है ऐसा? आप लोग के भी घर में कितने लोग हैं जो कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी है जो कि इस तरीके की मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, इस तरीके के जेनेटिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा बीमारी हो गया कि आप इसके लिए ना कितना भी क्योर करके चलो, मतलब एक कहते हैं ना प्रिवेंशन करके चलो, क्योर तो नहीं, बाद में होता है। कितना भी हो कि नहीं मीठा नहीं खाना है क्योंकि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी वो जिन है जिसके कारण आपको ये बीमारी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बर्डन जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जेनेटिक डिजीज़ के ऊपर अब काम किया जा रहा है।
और इसी का यहाँ पे एक डेटा सेट लेकर आया जाएगा कि कितना यहाँ पे जेनेटिक डिजीज़ वाले कैसे लोग हैं और उसको कैसे यहाँ पे जो है क्योर करना है। और ये कैरियर है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे तो आप लोग कभी भी कोई भी डिजीज़ को जो है कंट्री से एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप देखते हो कि एक एक टारगेट रखा जाता है कि हम लोग को पोलियो मुक्त भारत होना है, तो वो तो 2014 में हम लोग हो चुके हैं। साथ ही साथ उसके बाद देखोगे कि रुबेला, मिशल्स, ये सारे बीमारी है जिससे कि मुक्त होना है। लेकिन क्या डायबिटिक फ्री कंट्री आप लोग कभी सुने हो? तो इस तरीके का कंट्री फ्री कैसे होगा जब तक हम लोग कुछ न्यू यहाँ पे इन्वेंशन नहीं करेंगे। और ये न्यू इन्वेंशन यही है कि जेनेटिक डिजीज़ को जो है ना यहाँ पे अब इसको क्योर करना ज़रूरी है। तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है इंडिजन प्रोग्राम में। अब इस प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है? तो सबसे पहले हैदराबाद जो बेस्ट सेंटर है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और साथ ही साथ CSIR जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी है, तो यहाँ पे इसको जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। CSIR के बारे में अगर देखें तो अब ये अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे होल जो जीनोम सिक्वेंसिंग है उसकी कंक्लूजन हो गई है, यानी कि 1008 लोगों की जो है यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग हो चुकी है। और यहाँ पे ये पाया गया है कि 32% जो जेनेटिक वेरिएशन है इंडियन जीनोम सिक्वेंसिंग का वो काफ़ी यूनिक है अगर हम लोग ग्लोबल जीनोम की यहाँ पे कंपेयर करें तो। ठीक है, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे 100% में से 32% ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, जो कि अपने आप में यूनिक नेचर के हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे कुछ न्यू पता चला है। अब समझिए कि जीनोम सिक्वेंसिंग होता क्या है। जीनोम सिक्वेंसिंग, जीनोम कहते किसको है? जिन तो आप लोग सुने होंगे। अब जिन कहाँ रहता है, जिन का घर कौन सा है? तो जिन जो जिसके अंदर रहता है उसको हम लोग DNA कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग DNA कहते हैं। अब DNA भी तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में रहता होगा, तो DNA कहाँ रहता है? हमारे क्रोमोसोम में रहता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को मिलाकर, यानी कि क्रोमोसोम, DNA और जीन को अगर हम लोग मिलाएं तो इसको कंप्लीट सेट ऑफ DNA कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसी को यहाँ पे जीनोम कहा जा रहा है। और जीनोम में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे सीक्वेंस कर रहे हैं, यानी कि जो जिन है ना, जिस जिन से हमारे पेरेंट्स से जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो रहा है, उस जिन को ही काट के निकाल दे रहे हैं। अब कब काट के निकाल रहे हैं ये आगे पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी है, जब आप नहीं होंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ उनके अंदर जो है ये वाली बीमारी है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी तो क्या किया जाएगा कि उस समय उनके जिन को काट लिया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर जो बच्चे होंगे ना वो जिन उनके अंदर ट्रांसफ़र ना हो, उससे पहले ही उसको काट के हटा दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी बच्चे होंगे वो तो मुक्त रहेंगे। अगर वो ज़्यादा मीठा खाएंगे तभी उनको डायबिटीज़ होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि प्रिवेंशन करके भी बचा जा सकता है और इस तरीके का जेनेटिक डिजीज़ को जो है कैरी फॉरवर्ड करने से भी रोका जा सकता है। तो ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही आप लोग देखो कि हर एक जीनोम में जो है अप्रॉक्स कितने DNA पेयर्स बेस पेयर होते हैं? तो 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। DNA स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश कीजिए। ये आपके बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ना कि फ्रूट के अंदर एक बीज होता है, तो फ्रूट आपका क्या हो गया? गुआभा आप लोग देखते हो, या फिर गुआभा से बेटर अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एवोकाडो खाए हो, एवोकाडो अच्छा ठीक है, चलिए गुआभा में ही आप लोग छोटे छोटे बीज देखते हो। तो गुआभा का जो ऊपरी सेल होता है, उसको ऊपरी परत होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको आप लोग न्यूक्लियस कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम यही XX और XY, अगर XX है तो फीमेल होगी, XY है तो यहाँ पे मेल होगा। तो ये क्रोमोसोम होते हैं जिससे कि हमारा क्या जेंडर है ये पता चलता है। क्रोमोसोम के अंदर आपको DNA देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे जो है इतने सारे DNA होते हैं। DNA में आपको जो है ना इसके अंदर आपको जीन देखने को मिलेगा। और DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से कुछ हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, इस तरीके का कुछ हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स होता है क्योंकि यहाँ पे आपका दो लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसलिए इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। इस साइड से भी आपका जो है दो लाइन ऐसे जाएगा तो इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इस जीन में आपको देखने को मिलेगा कि 2 बेस पेयर होते हैं, यानी कि 4 जो है यहाँ पे बेस होता है, लेकिन दो के यहाँ पे डिवीजन में बटा रहता है। अब इसके अंदर और अंदर जाइएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे जो ये दिख रहे हैं ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम है, उसके अंदर DNA है, उसके अंदर जीन है और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में आपको बेस पेयर देखने को मिलता है। अब ये बेस पेयर क्या क्या है? एक तो है गियोनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपका AT और CG इस तरीके से बेस पेयर होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग ऐसे देखो, एक सेकेंड फिर से मैं बनाती हूँ। इस तरीके से अगर इस साइड वाला आप देखोगे तो यहाँ पे ये A होगा,
ये वाली ए होगी यानी एडेनिन और ये होगी थाइमिन, ठीक है। अगर इस साइड से आप लोग इसको देखोगे, ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते जाता है, तो ये आपका होगा साइटोसिन और ये होगा ग्वानिन, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 2 बेस पेयर है, कहाँ है, तो न्यूक्लियोटाइड इसको बेस पेयर कहते हैं, जो कि जीन के अंदर होता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका जिन होता है। फाइन, तो ये स्ट्रक्चर समझने का कोशिश कीजिए, फिर से समझिए। सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, बीज है, बीज में से आपको देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम है, इसी के थ्रू पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। उसके बाद इसी के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, इस तरीके से डीएनए होता है, और इसी के अंदर जिन होता है, जिन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड किस में ये बेस्ड होता है, तो ये बेस पेयर है, ये आपका 2 बेस पेयर देखने को मिलेगा, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए कि ये जिन है, जिन में ही ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे आपका डिजीज़ है। एक ये वाला समझ लीजिए कि ये आपकी मम्मी को अगर डायबिटीज़ है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये डायबिटीज़ वाला यहाँ पे जिन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये डायबिटीज़ वाला है, मान लो ये थायराइड वाला है, तो ये वाले जो डायबिटीज़ है ना, इसी को कट करके निकाल दिया जाएगा इस जीन को, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जीन है उसको यहाँ पे मम्मी से अपने नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जो बर्डन है ऑफ डिजीज़ है ना, वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये जो जीनोम है, इसमें आपका सारा डेटा रहता है। जीनोम कहने का मतलब आप लोग समझ जाओ सिंपल में कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। अब डीएनए के अंदर जो है आपका जिन है, जिन में न्यूक्लियोटाइड है, उसमें बेस पेयर है, तो वो सारी चीज़ों को जो है ना एक सिंपल वर्ड में कह दिया गया है कि चलो जीनोम। कितना बार बार आप दूसरे को एक्सप्लेन करोगे, जीनोम में जब भी कहूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैम क्या कहना चाह रही है, कि अच्छा ठीक है, डीएनए के अंदर जिन है, जिन के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर है, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। तो लोग भी, डॉक्टर्स भी जो समझाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा अगर समझाने लगे तो पता चला 5 मिनट का समझाने का उनका 50 मिनट हो जाएगा, और काफ़ी लोग तो समझ भी नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे उन सबको जो है ना, उनको जीनोम कह दिया गया है। तो यहाँ पे सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो इस जीनोम में सारे डेटा होते हैं, जो भी इसको समझने में आसानी होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स को जो है ना पूरी तरीके से आप समझ पाओ, यानी कि एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर मुझे समझना है आपको, तो आप लोग मेरे जीनोम को स्टडी कर सकते हो, जीनोम से सारा डेटा मिल जाएगा। डीएनए से तो वैसे भी आपकी मैचिंग हो जाती है कि आप किस पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कौन है, आप कहाँ से, मतलब कि कहाँ से हो, एड्रेस तो नहीं रहता है डीएनए में, लेकिन हाँ आपके पेरेंट्स कौन है, ये इस हद तक जो है ना आपकी एक आइडेंटिटी जो है रिवील हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नेचर, कैरेक्टर भी कुछ कुछ पता चल जाएगा, जीन से भी पता चल जाता है। और जीनोम जो है ना, ये यहाँ पे जो प्रोसेस है, यानी कि इसी प्रोसेस को समझने में हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको सीक्वेंसिंग, यानी कि जीनोम को समझने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस लगाया जा रहा है, उसको यहाँ पे सीक्वेंसिंग कहा जा रहा है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ही आप लोग समझ गए कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है बेस पेयर का, वो भी इंडिविजुअल में। तो ये जो बेस पेयर है, इसको यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस है, पहले ये समझिए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म भी इंक्लूड है, तो लोगों को समझाने में प्रॉब्लम हो सकता है, और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ भी निकल कर आ सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कौन से सॉफ्टवेयर टूल को इस्तेमाल करना है, जिससे कि बेटर तरीके से डेटा को हम लोग मैनेज कर सकें, डेटा को रीड करें, और डेटा जो है ईजी तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड भी करें। साथ ही साथ ओवरऑल जो प्रोसीजर है, वो हाई परफॉर्मेंस के यूज़ करके ही हो सकता है, यानी कि एक अच्छा खासा कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो, परफॉर्मेंस कैपेसिटी ज़्यादा हो, एक हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है कंप्यूटिंग पावर हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी का डेवलपमेंट करना है, डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन हो, तो टेक्नोलॉजिकल इशू निकल कर आ सकता है। क्योंकि अभी हम लोग जो है 1008% के ऊपर ये जीनोम सीक्वेंसिंग किए है, तो इनका डेटा आप लोग समझ सकते हो कि इतना डेटा है, और इतने डेटा को हम लोग को स्टोर करने के लिए एक कैपेसिटी होना चाहिए। इतने डेटा को जब भी हम लोग जो है क्लिक करके फाइंड आउट करें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इशू निकल कर आ सकता है। दूसरा है कि फिनेंशियल इश्यूज़ निकल कर आ सकता है। फंडिंग कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, तो ICMR यहाँ पे ICAR जो है इसको फंडिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतने लोगों का यहाँ पे डीएनए को स्टडी करना, सीक्वेंस करना, ये आम बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो इसको खर्च जो है ना, उसको लिमिट करना होगा। खर्च जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके का खर्च होता है, क्योंकि आप लोग समझो कि आप लोग अगर एक बीमारी को कुछ भी होता है, उसको आप लोग जो है जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है ना आपका 1000-1500 तो ले ही लेते हैं, दवा वगैरह सब कुछ जो है। क्योंकि आप जाओगे ही डॉक्टर के पास तो उनका 400-300 फीस ही होता है, 500 होता है, कहीं कहीं तो 1500-2000 ही फीस होता है, अगर बड़े बीमारी के लिए आप लोग
जा रहे हो तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि डॉक्टर के पास आप जाते हो तो कितना ज़्यादा आपका मनी जो है वो लॉस होता है। तो एक बार अगर किसी ने डॉक्टर का चक्कर लगा लिया, समझिए कि आपकी जो है ना ढीली पड़ जाएगी, जेब ढीली हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ये जीनोम सीक्वेंसिंग भी कोई मेडिकल टर्म्स के थ्रू किया जा रहा है तो यहाँ पे भी पैसे बहुत खर्च होते हैं, फिनेंशियल इश्यूज़ भी निकल कर आएगा कि यहाँ पे फंडिंग प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कौन कैसे पैसे देंगे, क्योंकि बिग प्रायोरिटी होना चाहिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो यहाँ पे जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है वो ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे खर्च कर दिया जाए और बाद में जो है कुछ यूज़फुल यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल कर आए। थर्ड है यहाँ पे लीगल इशू, क्योंकि आप समझो कि डेटा अब हमारे यहाँ प्राइवेसी हो चुका है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। तो डीएनए से हमारे बारे में सारी चीज़ें पता चल सकती है। तो अब यहाँ पे जो है लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका प्राइवेसी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकता है, ठीक है। क्या गारंटी है कि हमारा डीएनए को लिया जा रहा है तो उसको सिक्योर जगह रखा जा रहा है, उस डीएनए डेटा को बेचा नहीं जा रहा है। आज की डेट में डेटा ही जो है सबसे बड़ा ऑयल है और डेटा ही सब कुछ है। आप लोग देखते हो कि आपके डेटा को भी कितना ज़्यादा बेचा जाता है, कितना मोबाइल फ़ोन्स आपके कितने तरीके से कहीं भी आपके जा चुके हैं, जिससे कि आपको हज़ारों मेल्स, लाखों मेल्स और मोबाइल कॉल्स और मोबाइल्स में मैसेजेस वगैरह आते रहते। क्यों? क्योंकि आपके डेटा को बेचा गया है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए डेटा भी हमारा सिक्योर होगा, हमारे डीएनए डेटा को बेचा नहीं जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ प्रोटेक्शंस के लिए, यानी कि हमारे यहाँ जो है डेटा प्रोटेक्शंस की कानून नहीं आई है, तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सारे काम करके भी जो है सरकार हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगी। तो एक लीगल इशू भी निकल कर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी डेटा लीक हो जाती है तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, किसके पास कहेंगे, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। साइबर सिक्योरिटी की भी यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जीनोम सीक्वेंसिंग अगर आप इंडियंस का देखोगे तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रायोरिटी लेवल पे रख के इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम लोग इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 की देखें तो इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पे है पूरे 20 कंट्रीज़ में जहाँ पे इंटरनेट क्राइम्स के हम लोग विक्टिम्स हैं। यानी कि हमारे कंट्री में लोगों के साथ इंटरनेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग जो है ना टॉप कर रहे हैं। गलत चीज़ों में तो हम लोग टॉप ही करते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि करप्शन इंडेक्स आया है, उसमें भी हम लोग टॉप कर गए। तो टॉप जो है हम लोग इस तरीके की चीज़ों में कर रहे हैं और यहाँ से हमारा डीएनए डेटा अगर लीक हो जाता है और साइबर सिक्योरिटी जैसे, क्योंकि इसको तो बहुत बड़े सिस्टम में रखने का ज़रूरत है जिसमें कि हाई स्टोरेज वगैरह है। तो अगर वैसे सिस्टम में अगर इस तरीके का साइबर क्राइम हो जाता है, जैसे आप लोग देखते हो कि रैंसमवेयर आया था। रैंसमवेयर क्या था कि किसी सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था, लॉक कर लिया गया था और कुछ रैंसम की डिमांड करते हैं, यानी कि कुछ फिरौती की डिमांड करते हैं। आप इतने पैसे दो तब आपकी जो है ना सिस्टम को वो अनलॉक करेंगे, अदरवाइज़ आपका सिस्टम लॉक हो जाता है और सारी डेटा वो स्नैच कर लेते हैं, वो चोरी कर लेते हैं। तो अब बताइए इसमें कैसे हो पाएगा अगर इस तरीके का काम हो गया और जिस सिस्टम में हमारी डेटा रखी हुई है तो पता चला कि हमारा डेटा तो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से सारी डेटा चोरी हो जाएगी। यहीं पे वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंडिया में आप देखो जिसको कि CSIR के द्वारा यहाँ पे लीड किया जा रहा है, तो फर्स्ट सीक्वेंस किया गया है इंडियन जीनोम का। तो कब किया गया था? 2009 में किया गया था। तो ये सिर्फ अभी जो है ना लेबोरेटरीज़ में ये काम हुआ है और इसमें जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है ये काम अभी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग ऐसा काम करें, 2019 में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि इस फंडिंग में जो टेक्नोलॉजी है ये एक मेजर ऑब्स्टिकल बन के था, अभी भी ये मेजर ऑब्स्टिकल है, अभी भी ये इशू का कारण बन रहा है। तो इस तरीके के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंडिया को यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हमारे साइंस प्रोजेक्ट को एक बेटर तरीके से फंडिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रंचेस ना हो। और जो भी हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोचो कि ये कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, अगर इस तरीके का काम होने लगेगा तो कितना सही है। और ये अगर ऐसा हो कि आगे चलकर, अभी तो ये थोड़ा कॉस्टली होगा ये सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी इसको अगर अफोर्डेबल बना दिया जाए तो हर लोग जो है ना इस तरीके का काम ज़रूर कराएंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यार कि आप ऐसी बीमारी से आप जूझते रहो जिसके लिए आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन खाना पड़े। तो कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता, तो इसलिए इस तरीके का ही काम करना होगा। क्योंकि एक तरीके के साइंटिस्ट जो है इसका दवा नहीं बना पा रहे, तो दूसरा तरीका यही है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। इस तरीके से ही हम लोग जेनेटिक जो डिजीज़ है जो बढ़ते ही जा रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग इसको यहाँ पे जो बर्डन है हमारे कंट्री में डिजीज़ेज़ का उसको भी कम कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उसको हम लोग को यहाँ पे पूरा करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी देख लीजिए, आप लोग के माइंड में घूम रहा होगा। सबसे पहला है कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग समझ गए, क्रोमोसोम जिसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिला। तो डीएनए जो टाइटली यहाँ पे कॉइल्ड है, यानी कि कॉइल्ड जैसे आप लोग मॉर्टिन कॉइल वगैरह था ना जो इस तरीके का होता था, मच्छर भगाने के लिए आप लोग जलाते थे, है कि नहीं तो इस सब से भी आज की डेट में मच्छर नहीं मरते, मच्छर आज की डेट में किसी भी चीज़ से नहीं मरते, तो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है ना डीएनए भी यहाँ पे आप देखोगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कॉइल्ड है, जिसको यहाँ पे क्रोमोसोम कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो है टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, 23 फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि फादर और मदर से आप देखोगे कि यहाँ पे फादर का 23 होता है,
मदर का 23 होता है। अब ये एक्स एंड वाई में होता है। अगर फादर से भी ये क्रोमोसोम एक्स चला गया 23 क्रोमोसोम, मदर का भी एक्स 23 क्रोमोसोम हो गया, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ना बेबी गर्ल आएगी, ठीक है। वहीं अगर मदर का यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है और फादर का यहाँ पे वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, तो इससे बेबी बॉय आ जाते हैं। तो इससे यहाँ पे जेंडर पता चल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आप लोग देखें कहाँ पे था, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे डीएनए और आरएनए के अंदर देखने को मिलेगा। अब डीएनए के अंदर आपको जिन देखने को मिला, जिन के अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिला, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो डायरेक्टली आपको न्यूक्लियोटाइड कहाँ है, तो डीएनए और आरएनए में, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है। ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो कि मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आरएनए की अगर बात करूँ, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और जिन की बात करूँ तो जिन तो आप लोग समझ रहे हो कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है हमारे डीएनए का। और जीन पूल की बात करूँ तो जीन पूल एक कलेक्शन है जिसमें कि डिफरेंट जीन्स को, यानी कि इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस में जो है डिफरेंट जीन्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं जीन पूल। तो ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हमारे यहाँ पे एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट था जिसमें कि जो डीएनए सीक्वेंस है इंटायर ह्यूमन जीनोम में जो है, इसको यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए कहा जा रहा था। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1990 में, और इसको कंप्लीट कब किया गया था, 2003 में। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये हमें एक एबिलिटी देता है और फर्स्ट टाइम ऐसा है जिसमें कि हम लोग नेचर को कम्प्लीटली यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है ना, उसको हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि कैसे हमारा ह्यूमन बींग जो है बना, यानी कि हम कैसे बने, आप कैसे इस तरीके से बने। तो हम लोग डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ह्यूमन बींग से पहले आप लोग को पता था कि मंकी रहते थे, बंदर थे, और बंदर से ये अनुमान लगाया गया है कि बंदर ही धीरे धीरे जो है ना वो एक इंसान का रूप ले लिया है। लेकिन ये कैसे हुआ है ये आज तक नहीं पता चला। एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा इन डेप्थ। बट यहाँ पे जो है ना फिर भी एक अच्छा खासा नेचर को यहाँ पे स्टडी करने के लिए ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कोऑर्डिनेट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि यूएसए का है, और साथ ही साथ यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंडिया का भी आप लोग देखो कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसी के बेसिस पे हम लोग लाए हैं कि ये इंडिया का एम्बिशियस जो है जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि 1000 लोगों का यहाँ पे सैंपल लेकर आ रहे हैं जिनको, उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके बेस पे हम लोग डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको जनवरी 2020 में क्लियर कर दिया गया है। और इसमें क्या है कि 20 लीडिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व है, जिसमें कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, और कुछ यहाँ पे आईआईटीज़ भी इन्वॉल्व है जो कि इस तरीके का काम करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस में जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिजन जो प्रोग्राम था, अब इस इंडिजन प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया जा रहा है, तो इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि जो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उससे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स अभी भी पता चल गया होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट इससे हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले तो ये समझ पाएंगे कि जेनेटिक डिजीज़ क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जीन तो ट्रांसफ़र होता है, जीन से क्या होता है, जैसे कि आपके हेयर्स जो है आपके मम्मी से मिलता होगा, आपके आईज़ पापा से मिलता होगा, आपका जो है गुस्सा करने का तरीका और शॉर्ट टेम्पर हो तो ये नेचर आपके पापा से मिला होगा या मम्मी से मिला होगा। तो कुछ नेचर जो है आपको पापा से मिलता है, कुछ मम्मी से मिलता है, तो ये क्या होता है, ये जीन ट्रांसफ़र होता है। इसी में आपको जो है ना फ्री में ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ बीमारियां भी। आप पापा मम्मी का अच्छा चीज़ लोगे क्या, कुछ बीमारी ख़राब चीज़ भी तो लेना है ना, तो उसमें एक बीमारी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम लोग इसको समझ पाएंगे ना कि ऐसा भी क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है रीज़न पता चलेगा तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। फिर फर्दर ये जो अगर रीज़न पता चल जाता है तो साइंटिस्ट को उसकी मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में भी आसानी हो जाती है। तो हम लोग इसको समझ पाएंगे, एक कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्ट भी लेकर आ पाएंगे हम लोग। साथ ही यहाँ पे कैरियर स्क्रीनिंग भी होगी, यानी कि क्या चांसेस है बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर होने का। यानी कि कभी कभी आप देखोगे कि अगर किसी भी इंसान को जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो चीज़ें जो है ना उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसको रोकने का भी कोशिश किया जाएगा। स्टडी किया जाएगा कि कैसे जीन्स जो है हमारे पर्सन के रिस्पॉन्स को वो यहाँ पे अफेक्ट करता है ड्रग्स देकर। तो ये वाली चीज़ें भी देखने को मिलेगा। इंडियन जीनोम डेटा की भी स्केलिंग होगी, यानी कि इंडिया में आप देखो कि सेकंड लार्ज कंट्री हमारे टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में, तो मोर देन 1.3 बिलियन इंडिविजुअल है, जिसमें कि 17% हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। तो चाइना 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे हम लोग है, जिसमें कि वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2027 में हम लोग चाइना को भी सरपास कर देंगे, ऐसा यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है कि हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, और गलत चीज़ में हमेशा टॉप होते हैं तो इसमें भी हम लोग टॉप हो जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड में आप देखो
देखो टोटल पॉपुलेशन जितना है उसका 17% तो पॉपुलेशन आपको इंडियन ही देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरे देश के हर एक कोने में आप चले जाओ तो इंडियंस आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। कोई और मिले या ना मिले, इंडियंस जरूर मिल जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। साथ ही जीनोम को समझ पाएंगे, यानी कि कलेक्शन जो है सेट ऑफ डीएनए है, इसको समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हर एक बेसिस पे बनेगी, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को समझना, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में हमने क्या क्या देखा, एक तो इंडिजीन प्रोग्राम देखिए, इसके बारे में क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, और डीएनए स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए प्लीज़ इस डीएनए स्ट्रक्चर को समझिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड तो नहीं होगा आपके पास, ये पीडीएफ है, तो इसको प्लीज़ देख देख के समझिए। फ़ोटो देखने से क्या होता है कि इमेजेस से आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी तरीके से आप लोग जो है ना चीज़ों को कैच कर पाते हो, और वो चीज़ें माइंड में जो है ना कहीं बैठ जाती है। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से डीएनए है, डीएनए में जीन है, और जीन में न्यूक्लियोटाइड है, और इसी में आपका बेस पेयर है। क्योंकि जब भी मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आता है कि मैम समझ में नहीं आया। आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपकी बैकग्राउंड ये नहीं है, आपको यहाँ पे डीएनए ही नहीं समझ में आता है कि ये किस खेत की मूली के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम यही चीज़ें होती है, पहले बेसिक चीज़ों को समझ चाहिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। बहुत ही आसान है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग देख सकते हो, और डे टू डे लाइफ में आपकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो ये कहीं मैं दूसरे एलियंस की तो बात नहीं कर रही हूँ, ये हम लोग जो है अपने ही बारे में बात करें कि हमारे बॉडी में क्या क्या है, डीएनए है, जिन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अगर बाल मम्मी जैसी है तो ये किसके कारण हुआ है, कौन आपको दिया है, कोई आपके शर्मा जी वर्मा जी तो ये नहीं दिए, ये आपकी मम्मी के ही द्वारा कुछ जिन है जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ट्रांसफ़र हुआ, कैसे ट्रांसफ़र हुआ, चीज़ों को समझिए। व्हेन बाई व्हाट जब लगाना स्टार्ट करेंगे आप ना, तो आपको सारी चीज़ों का जवाब जो है और सारे प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी आपको मिल जाएगा। ये जितने भी नोबेल प्राइज़ है ना उसके लिए एक सेपरेट मैं लेसन बनाते जाऊँगी, एक एक वीडियो में आपको एक एक नोबेल प्राइज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी आप इन फ्यूचर सर्च करो तो आपको आसानी से जो है वो मिल सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे रिक्वायर्ड जितने भी पीडीएफ होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।